बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। पाक एशिया मिशन इमरान सीरीज़ नावल बाय ज़हीर अहमद। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल जासूसी दुनिया को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। बहुत खूब, टूरिस्ट होकर अपने साथ पिस्तौल लिए फिर रही हैं आप। इसका लाइसेंस है आपके पास? चौहान ने पिस्तौल निकालकर इसका रुख लड़के की तरफ करते हुए तंजिया लहजे में कहा। हाँ है। तुम कहते हो पूछने वाले? कार रोक लो, नहीं तो मैं चीखना चिल्लाना शुरू कर दूंगी। मैं कोई ऐसी वैसी लड़की नहीं हूँ, समझे? हम भी ऐसे वैसे मर्द नहीं हैं मोहतरमा। आपके लिए बेहतर यही होगा कि आप चुपचाप बैठी रहें, वरना हमें आप जैसी हसीन औरत को, हसीन लड़की को हला करके ज़रा भी अफसोस नहीं होगा। चौहान ने तसीह करते हुए कहा। तो तुम लोग कौन हो और मुझसे क्या चाहते हो? देखो, मेरे पास में इस वक्त $2000 हैं, वो तुम ले लो। अगर तुम्हें और चाहिए तो मैं अपने ग्रुप से तुम्हें 10-20 हज़ार डॉलर और दिलवा सकती हूँ, कैटी ने हरासा लहजे में कहा। खावर चौहान ने साफ महसूस किया कि वो खौफजदा होने की सिर्फ अदाकारी कर रही है, वरना वो इनसे ज़रा भी मरूब नज़र नहीं आ रही थी। आप हमें स्टार्क के बारे में बता दें कि वो कहाँ है, तो हम इसके बदले आपको 30-40 बल्कि $50,000 तक देने के लिए तैयार हैं। स्टार्क? कौन स्टार्क? मैंने कहा ना कि मैं किसी स्टार्क को नहीं जानती। फिर क्यों तुम बार बार इसका मेरे सामने नाम ले रहे हो? इसने झिल्लाहट भरे लहजे में कहा। वो गैर महसूस अंदाज में कार के दरवाजे की तरफ हो रही थी। इसलिए कि तुम स्टार्क की साथी हो। हमें ये तो मालूम हो गया है कि स्टार्क राजन कॉलोनी में रहता है, मगर किस ब्लॉक और किस कोठी में, इसका पता तुम खुद हमें बताओगी। और अगर ना बताऊं तो? कैटी ने अचानक मुस्कुराते हुए तंजिया लहजे में कहा। इसके चेहरे पर से खौफ और घबराहट यूं गायब हो गई थी जैसे गधे के सर से सींग, जिसे देखकर खावर और चौहान दोनों बुरी तरह से चौंक उठे। इससे पहले कि वो कुछ समझते, कैटी ने अचानक कार का दरवाज़ा खोला और इंतहाई तेज़ रफ्तारी से चलती हुई कार से नीचे कूद गई। सड़क पर गिरते ही वो दूर तक लौटनियाँ खाती गई, मगर फिर वो एक झटके से उठी और सड़क की मुखालिफ सिमत भागती चली गई। ये सब कुछ पलक झपकने में हो गया था। खावर और चौहान सोच भी नहीं सकते थे कि कैटी जैसी मासूम नजर आने वाली लड़की इस कदर दिलेर हो सकती है कि इस कदर तेज़ रफ्तारी से कूद सकती है। इसे सड़क पर लूटियाँ खाते और फिर उठकर भागते देखकर खावर ने इंतहाई अजलत में कार के ब्रेक लगाए और फिर कार को बैक करके तेज़ी से घुमाता हुए मोड़ लिया। इस तरफ चूँकि दो तरफा सड़क थी, एक हवाई अड्डे की तरफ जाती थी और दूसरी मज़ाफ़ात की तरफ। कैटी मज़ाफ़ात वाली सड़क की तरफ मुड़ गई थी। इसकी रफ्तार बेहद तेज़ थी और वो बार बार पीछे मोड़ मोड़ कर देख रही थी। रुक जाओ लड़की, वरना मैं तुम्हें गोली मार दूंगा। खावर कार लेकर जैसे ही इसके करीब पहुंचा, चौहान ने खिड़की से सर निकालकर इससे मुखातिब होकर चीखते हुए कहा। लेकिन कैटी ने जैसे इसकी आवाज़ सुनी ही नहीं। इसने सड़क के दाएं तरफ नशेब में उतरना शुरू कर दिया। नीचे जाकर खेतों का तवील सिलसिला शुरू हो जाता था। इस तरफ अगर खावर कार ले जाता तो इसे कार को वापस सड़क पर लाने में बेहद दिक्कत पेश आती थी। इन्होंने कैटी को खेतों की तरफ जाते देखा तो खावर ने एक साइड पर कार रोक ली और फिर दोनों एक साथ कार के दरवाज़ा खोलकर नीचे उतरे और दौड़ते हुए कैटी के पीछे जाने लगे। खावर ने भी जेब से रिवॉल्वर निकालकर हाथ में ले लिया था। कैटी बिजली किसी तेज़ी से भाग रही थी। खावर और चौहान भी इसके पीछे पूरी कुव्वत से भाग रहे थे। गोली मार दो, इसकी टांग पर गोली मारो, वरना ये हमारे हाथ से निकल जाएगी, खावर ने चीखते हुए चौहान से मुखातिब होकर कहा और भागते भागते कैटी के पैरों का निशाना लेकर फायर करने लगा। चौहान भी इसकी तकलीद में कैटी के पैरों पर गोलियां चलाने लगा। भागते भागते अचानक खावर का पैर किसी चीज़ से टकरा गया। वो बमुश्किल गिरते गिरते संभला। ठोकर लगने की वजह से इसके हाथ में मौजूद रिवॉल्वर से गोली चल गई थी। जितनी देर खावर ने खुद को गिरने से संभालने में लगाई, इतने में चौहान ने कैटी को यकबारगी फ़ज़ा में उछलते और फिर मुंह के बल ज़मीन पर गिरते देखा। ओह, लड़की को गोली लग गई है, जल्दी चलो, चौहान ने चीखकर खावर से मुखातिब होकर कहा और फिर वो तेज़ी से भागते हुए ज़मीन पर गिरी हुई कैटी के करीब पहुंच गया, जो ज़मीन पर गिरी माही बेआब की मानंद तड़प रही थी। इसके इर्द गिर्द खून का तालाब सा बनता जा रहा था। ओह, ये क्या हो गया? हम तो इसके पैरों में गोलियां मारकर इसे सिर्फ ज़ख्मी करना चाहते थे, मगर तुम इस पर गोलियां चला रहे थे तो तुम्हारा किसी पैर से पैर टकरा गया, जिसकी वजह से तुम्हारी चलाई हुई गोली इसके किसी पैर पर लगने की बजाय कमर में जा लगी है। गोली शायद इसके दिल के मकाम पर लगी है। अब इसका बचना नामुमकिनात में से है। चौहान ने कैटी को जानकानी के आलम में तड़पते हुए देखकर कहा।
इस वक्त कैटी के जिस्म ने एक ज़ोरदार झटका खाया और साकत हो गई। इसकी आंखें इसी तरह से खुली हुई थीं जिनमें मौत का खौफ साफ दिखाई दे रहा था। ओह, ये तो बहुत बुरा हुआ। एक इंतहाई कीमती मोहरा हमारे हाथ से निकल गया। अगर हम इसे किसी तरह जिंदा हालत में चीफ के पास ले जाते तो वो इससे यकीनन उगलवा लेते कि ये इस्सार की साथी है या नहीं। खावर ने कफ़े अफसोस मलते हुए कहा, अब अफसोस करने का क्या फ़ायदा? इसने भागकर खुद ही गलती की थी और दूसरे तुमने इसे जानबूझकर तो नहीं मारा। अगर तुम्हारा पाँव ना पड़ता तो तुम्हारी गोली इसकी कमर की बजाय इसके पैरों पर लगती। इससे सिर्फ ये ज़ख्मी हो जाती। हम इसे काबू करके चीफ के पास ले जाते। इसके बाद चीफ जानता और इसका काम। तुम्हारा क्या ख्याल है, अब हमें क्या करना चाहिए? इस लाश पर बैठकर मातम करने से बेहतर है कि इसके बारे में चीफ या फिर इमरान साहब से बात कर लें। चीफ से पहले क्यों ना इमरान साहब से बात कर ली जाए, खावर ने जल्दी से कहा। वो शायद चीफ को रिपोर्ट करने से डर रहा था। इसकी बात सुनकर चौहान मुस्कुरा दिया। जैसे तुम्हारी मर्जी, चौहान ने मुस्कुराकर कंधे उचकाते हुए कहा। ठीक है, तुम इसकी तलाशी लो, मैं इतनी देर में इमरान साहब से बात करता हूँ। खावर ने सर हिलाते हुए कहा और सामने खेतों की जानिब बढ़ गया। खेत में एक जगह खासी ऊंची ऊंची झाड़ियाँ थीं। खावर झाड़ियों के पीछे आकर रिस्ट वॉच से इमरान को कॉल करने लगा। डायल पर मौजूद तारीख बताने वाला खाना बार बार सुर्ख रंग इख्तियार कर रहा था, जिससे जाहिर हो रहा था कि कॉल जा रही है। लेकिन काफ़ी देर गुजर गई, दूसरी तरफ से इमरान ने कॉल रिसीव ना की तो खावर परेशान हो गया। क्या मतलब, ये इमरान साहब कॉल क्यों नहीं रिसीव कर रहे? इसने परेशानी के आलम में कहा। फिर इसे ख्याल आया कि इमरान किसी ऐसे पब्लिक मकान में या किसी ऐसी मखसूस जगह पर हो जहां इसे कॉल रिसीव करना मुश्किल हो। इसने एक दो बार इमरान को कॉल करने की फिर कोशिश की, लेकिन जब दूसरी तरफ से कोई जवाब ना मिला तो इसने X2 की फ्रिक्वेंसी एडजस्ट की और इसे कॉल करने लगा। X2 ओवर। चंद लम्हों बाद दूसरी तरफ से X2 की तेज़ और भर्राई हुई मखसूस आवाज़ सुनाई दी। खावर बोल रहा हूँ चीफ, ओवर। X2 की आवाज़ सुनकर खावर ने कब्रे घबराए हुए लहजे में कहा। X2 की आवाज़ सुनकर खावर ने कदरे घबराए हुए लहजे में कहा, यस खावर, किस लिए कॉल की है, ओवर। X2 ने पूछा। इसका लहजा बेहद सपाट था। खावर ने एक लम्हे तवक्कुफ़ किया, फिर X2 को सारी तफसील बता दी। इस लड़की का हुलिया क्या है, ओवर। सारी तफसील सुनकर X2 ने संजीदगी से पूछा। जवाब में खावर ने लड़की का हुलिया दोहरा दिया। पिस्तौल के अलावा इससे कुछ और मिला, ओवर। X2 ने अपने मखसूस अंदाज में पूछा। इस वक्त तक चौहान वहां आ गया था। इसने X2 की बात सुन ली थी। खावर ने सवालिया नज़रों से इसकी तरफ देखा। जवाब में चौहान ने इनकार में सर हिला दिया। नहीं सर, इसके पर्स में मेकअप का आम सामान, $2000 और चंद गैर ज़रूरी चीज़ों के सिवा कुछ नहीं है, ओवर। खावर ने जवाब देते हुए कहा। जिस वक्त चौहान ने किसी कैटी से इसके पर्स छीनकर इसमें से इसका पिस्तौल निकाला था तो इसने पर्स डैशबोर्ड पर रख दिया था। खुले हुए पर्स की सारी चीज़ें डैशबोर्ड पर निकल आई थीं, इसलिए खावर ने इन्हीं चीज़ों के नाम ले लिए थे। गैर ज़रूरी चीज़ों से तुम्हारा क्या मतलब है, ओवर। चंद एक विज़िटिंग कार्ड हैं और चंद बाज़ार से ख़रीदी गई चीज़ों के बिल। विज़िटिंग कार्ड? हाँ, तुम इनको गैर ज़रूरी चीज़ें कह रहे हो, ओवर। X2 गुर्राया और खावर पर सचमुच बौखलाहट तारी हो गई। सॉरी सर, मेरा मतलब था कि वो बौखलाहट की वजह से खावर से कोई जवाब ना बन पड़ा। हाँ, इन तमाम चीज़ों और कैटी की लाश को लेकर दानिश मंजिल पहुँचो फ़ौरन, ओवर एंड ऑल। X2 ने घुर्राते हुए कहा और साथ ही राब्ता मुनक़ता कर दिया। खावर ने एक तवील सांस ली और तरहम निगाहों से चौहान की जानिब देखने लगा। चौहान मुस्कुरा दिया। फिर इन दोनों ने मिलकर कैटी की लाश को उठाकर अपनी कार की डिक्की में डाला और वो कार में बैठकर वापस शहर जाने वाली सड़क की जानिब मुड़ गए। क्या मतलब, कौन हो तुम? मादाम रोज़ी कहाँ है? रेड वुल्फ की खौफनाक गुर्राहट नुमा आवाज़ सुनकर जूलिया बौखला गई थी। इसने रेड वुल्फ को जवाब देने की बजाय रिसीवर को जल्दी से कैडल पर रख दिया। क्या हुआ, कौन था? रेड वुल्फ। रेड वुल्फ, ओह, इसका मतलब है मादाम रोज़ी से रेड वुल्फ ने खुद बात करने की कोशिश की थी। लेकिन आपने इससे बात क्यों नहीं की? आपने लहजा तो बिल्कुल मादाम रोज़ी जैसा अपनाया था। फिर वो पहचान गया था कि मैं मादाम रोज़ी नहीं कोई और हूँ, जूलिया ने होंठ भींचते हुए कहा और इसे बता दिया कि जवाब में रेड वुल्फ ने इससे क्या कहा था और इसने फ़ोन क्यों बंद किया था। ओह, हमारी तवक्कुआत से ज़्यादा तेज़ और ख़तरनाक आदमी मालूम होता है। हाँ, आओ अब हमें यहाँ से निकलना है। ये तो कंफर्म हो ही गया है कि हॉल में मेकअप में जो जोड़ा बैठा हुआ था वो इस्ताक के साथी सिल्विया और जेफर्ड थे, जूलिया ने कहा और तनवीर ने इस बात में सर हिला दिया। एहतियात से बाहर निकलकर देखो, कोई इर्द गिर्द मौजूद ना हो।
हम इस वक्त एक ख़तरनाक जगह पर हैं। अगर किसी को मालूम हो गया कि मादाम रोज़ी हमारे हाथों अंजाम को पहुंच चुकी है तो हमारा यहाँ से निकलना मुश्किल हो जाएगा, जूलिया ने कहा। तन्वीर सर हिलाकर आगे बढ़ा। इसने दरवाज़ा खोला और एहतियात से बाहर देखकर बाहर चला गया। चंद लम्हों बाद ही वो वापस आ गया। आइए मिस जूलिया, बाहर कोई नहीं है, तन्वीर ने कहा तो जूलिया इसके साथ बाहर आ गई। बाहर आते हुए इसने कमरे का ऑटोमेटिक ताले का बटन ऑन कर दिया था। अब जब तक इस ताले को कमरे के अंदर से ना खोलता, दरवाज़ा किसी तरह से ना खुल सकता था, या फिर इसे बाहर से इसकी मखसूस चाबी से ही खोला जा सकता था। दरवाजे को ताला लगाकर जूलिया मुतमईन हो गई। कम अज़ कम मादाम रोज़ी की हलाकत की खबर फौरी तौर पर आउट नहीं हो सकती थी। राहदारी से होते हुए वो दोबारा हॉल में आ गए। हॉल से नुमानी और सिद्दीकी के साथ साथ गैर मुल्की जोड़ा भी गायब था। गैर मुल्की जोड़ा शायद वहाँ से जा चुका था और जाहिर है नुमानी और सिद्दीकी को इन्हीं के पीछे जाना था। इन्हें हॉल में मौजूद ना पाकर जूलिया ने तनवीर को इशारा किया और फिर वो दोनों आगे पीछे चलते हुए क्लब से बाहर निकलते चले गए। कुछ ही देर में वो क्लब में बैठे हुए वहाँ से निकल गए, कार में बैठे हुए वहाँ से निकल गए। लगता है नुमानी और सिद्दीकी इस गैर मुल्की जोड़े के पीछे गए हैं, तनवीर ने अपनी तरफ से ख्याल जाहिर करते हुए कहा। चीफ ने इनकी ड्यूटी लगाई थी, इसलिए लाजमन इन्हें वही करना चाहिए था जो इन्होंने किया है, जूलिया ने मुंह बनाकर कहा। और अपने इस सवाल पर तनवीर खुद ही शर्मिंदा हो गया। मिस जूलिया, हमने अभी तक चीफ को रिपोर्ट नहीं दी। मादाम रोज़ी से जो मालूमात हासिल हुई हैं इससे अभी तक हमें स्टार्क और इसके ठिकाने का इल्म नहीं हो सका। देखा जाए तो हमें अभी तक कोई लाइन ऑफ एक्शन नहीं मिली कि हम मज़ीद काम करें। तुम ठीक कहते हो, वाकई हमें चीफ को रिपोर्ट दे देनी चाहिए, ऐसा ना हो कि वो नाराज़ हो जाए, जूलिया ने कहा और X2 को रिपोर्ट करने के लिए सड़क की साइडों पर टेलीफोन बूथ की तलाश में नज़र दौड़ाने लगी। फिर जैसे ही इसे टेलीफोन बूथ दिखाई दिया, इसने बूथ के पास कार रोक ली। तुम यहीं रुको, मैं चीफ को रिपोर्ट देकर आती हूँ, जूलिया ने कहा और तनवीर ने इस बात में सर हिला दिया। जूलिया कार से उतरकर टेलीफोन बूथ की तरफ चली गई। तनवीर कार से बाहर आया और कार का दरवाज़ा बंद करके इससे पुश्त लगाकर खड़ा हो गया और यूं ही बेमकसद सर उठाकर ऊंची नीची इमारतों को देखने लगा। सामने एक 10 मंजिला 5 स्टार होटल था जिसके नियॉन साइन पर होटल ओमेगा लिखा हुआ था। साइन बोर्ड के साथ 8वीं मंजिल के एक कमरे की खिड़की खुली हुई थी। खिड़की में एक नहायत खूबसूरत लड़की खड़ी थी। लड़की के चेहरे पर नज़र पड़ते ही तनवीर बुरी तरह से चौंक उठा। वो लड़की वही थी जो रोज़ क्लब में अपने साथी के साथ बैठी शराब पी रही थी। मादाम रोज़ी के मुताबिक वो स्टार्क के साथी सिल्विया और जेफर्ड थे, यानी खिड़की में खड़ी लड़की सिल्विया थी। इन्हीं के पीछे नुमानी और सिद्दीकी गए थे। इसका मतलब था कि जेफर्ड और सिल्विया इस होटल में ठहरे हुए थे। लड़की यानी सिल्विया चंद लम्हे खिड़की में खड़ी रही, फिर वो पीछे हट गई। इसे देखकर तनवीर का दिल जोश से भर गया था। इसने पलटकर देखा, जूलिया रिसीवर कान से लगाए चीफ को रिपोर्ट देने में मसरूफ़ थी। चीफ के अलावा वो किसी और से बात कर रही होती तो तनवीर दौड़कर इसे सिल्विया के बारे में बता देता, मगर दूसरे मेंबरों की तरह वो भी चीफ से डरता था। चलना में वो सोचता रहा। फिर इसने जल्दी से जेब से एक कागज़ और कलम निकाला और इस पर लिखने लगा कि इसने होटल ओमेगा की 8वीं मंजिल की साइन बोर्ड के साथ वाले कमरे की खिड़की में सिल्विया को देखा है। वो दोनों यानी सिल्विया और जेफर्ड इस कमरे में मौजूद हैं। ऐन मुमकिन है कि वो सिद्दीकी और नुमानी की नज़रों में आए बगैर यहाँ आ गए हों, इसलिए वो इन्हें चेक करने जा रहा है। ये लिखकर इसने कागज़ जूलिया की सीट पर फेंका और फिर तेज़ी से सड़क क्रॉस करके होटल ओमेगा के दरवाजे की तरफ भागता गया। होटल के हॉल में दाखिल होकर वो सीधा काउंटर की तरफ बढ़ गया जहाँ एक नहायत खूबसूरत लड़की मौजूद थी। यस सर, लड़की ने तनवीर को देखकर कारोबारी मुस्कुराहट होंठों पर सजाते हुए कहा। मेरी 2 गैर मुल्की दोस्त, जिनमें से एक का नाम जेफर्ड और दूसरी इनकी वाइफ सिल्विया, वो इस होटल की 8वीं मंजिल पर कहीं ठहरे हुए हैं। मैं इनके कमरे का नंबर भूल गया हूँ, क्या आप मेरी रहनुमाई फरमाएंगी? मिस्टर जेफर्ड और मादाम सिल्विया? नहीं जनाब, इस नाम का तो कोई कपल 8वीं मंजिल में नहीं है। ये कैसे हो सकता है? अभी कुछ ही देर पहले तो इन्होंने मुझे यहाँ पहुँचने के लिए कहा है। होटल का नाम, 8वीं मंजिल और कमरे का नंबर भी बताया है। 8वीं मंजिल पर यूरोपियन मिस्टर ग्रे और इनकी वाइफ जेनी के अलावा किसी गैर मुल्की का कमरा बुक नहीं है, काउंटर गर्ल ने कहा। जी हाँ, मैं इन्हीं के कमरे का नंबर पूछ रहा हूँ। मिस्टर ग्रे का पूरा नाम ग्रे जेफर्ड है और इनकी वाइफ जेनी सिल्विया। इन्होंने यही नाम बताए थे। मैं इन्हें जेफर्ड और सिल्विया के नामों से पुकारता हूँ और इसीलिए मैंने इनका यही नाम लिया था, तनवीर ने जल्दी से कहा। वो समझ गया कि इस होटल में जेफर्ड और सिल्विया दूसरे नामों से रह रहे हैं। इनके कमरे का नंबर 361 है। आपका नाम और आप कहाँ से तशरीफ़ लाए हैं? लड़की ने मुस्कुराकर इंटरकॉम की तरफ हाथ बढ़ाते हुए पूछा। वो शायद इन्हें तनवीर के बारे में इन्फॉर्म करना चाहती थी। आप शायद इन्हें मेरे बारे में इन्फॉर्म करना चाहती हैं? यस सर, ये हमारे रूल्स में शामिल है। नहीं, आप इन्हें अभी मेरे बारे में कुछ ना बताएं।
जब इन्होंने मुझे कॉल की थी तो मैंने इनसे कहा था कि मैं शहर से बाहर हूँ, इन्हें मिलने नहीं आ सकता। अब अचानक जब मैं इनके सामने जाऊँगा तो वो हैरान रह जाएंगे। आप समझ रही हैं ना मैं क्या कह रहा हूँ? तन्वीर जल्दी जल्दी से बोला और लड़की ने सर हिलाते हुए मुस्कुराकर इंटरकॉम से हाथ पीछे हटा लिया। तनवीर मुड़ा और तेज़ तेज़ कदम उठाता हुआ लिफ्ट की जाने बढ़ता चला गया। वो जैसे ही लिफ्ट में सवार हुआ, काउंटर गर्ल ने इंटरकॉम का रिसीवर उठाया और कमरा नंबर 361 का नंबर प्रेस करने लगी। तनवीर लिफ्ट के ज़रिए 8वीं मंजिल पर पहुंचा और कमरों के नंबर देखता हुआ आगे बढ़ने लगा। इत्तेफाक से राहदारी में कोई नहीं था, इसलिए वो सीधा कमरा नंबर 361 की तरफ बढ़ता चला गया। इसे हैरत हो रही थी कि सिद्दीकी और नोमानी न जाने कहाँ चले गए थे। इनका वहाँ ना होने का मतलब यही था कि सिल्विया और जेफर्ड इन्हें डॉज देकर निकल आए हैं। शायद वो अपने ताक़ुब से वाकिफ़ हो गए होंगे। कमरा नंबर 361 के करीब जाकर तनवीर रुक गया। इसने इधर उधर देखा। जब इसे वहाँ कोई दिखाई ना दिया तो वो नीचे झुक गया और बंद कमरे के दरवाजे के की होल से आंखें लगाकर अंदर झांकने की कोशिश करने लगा। अभी इसने की होल से आंख लगाई ही थी कि अचानक कमरे का दरवाज़ा खुला और किसी ने अचानक तनवीर को गर्दन से पकड़कर अंदर खींच लिया। इससे पहले कि तनवीर कुछ समझने की कोशिश करता, अचानक इसके सर पर क़यामत टूट पड़ी। इसे यूँ महसूस हुआ जैसे किसी ने इसके सर पर हथौड़ा दे मारा हो। इसकी आंखों के सामने रंग बिरंगे तारे नाच रहे थे। इसके सर पर दूसरी ज़रब लगी और वो धम से मुंह के बल ज़मीन पर गिरता चला गया। अब इसके जहन में मुकम्मल तौर पर अंधेरा छा गया था।